हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दर्शन वाला में। आज का वीडियो बेस्ड है एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष। भ्रूणपोष वास्तव में है क्या? तो भ्रूणपोष एक पोषक उत्तक है। भ्रूणपोष एक पोषक उत्तक है जो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण देने का काम करता है, पोषण देने का कार्य करता है। भ्रूणपोष जो है उसका निर्माण किस प्रकार से होगा? तो जब मेल गेमिट्स इसका गुणित स्तर क्या है? n, और सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई मतलब ध्रुवीय केंद्रक और ध्रुवीय केंद्रक जिसका गुणित स्तर कितना है? 2n। n और 2n जब आपस में जुड़ते हैं, संलयित होते हैं, तो 2n और n कितने हो गए? 3n। एक 3n संरचना बनती है जिसको बोलते हैं पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि 3n है, यही स्ट्रक्चर आगे चल करके भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म का निर्माण करती है, और यही भ्रूणपोष आगे चल करके विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से रहेगी। जब अंडाशय फल में बदल जाएगा, बीजांड बीज में बदल जाएगा, तो भ्रूणपोष लास्ट में कहाँ पर है? बीज के अंदर। तो ये मान लो बीज था, ये क्या था? बीज। तो बीज के अंदर ये क्या है? भ्रूण है, और इस भ्रूण को पोषण देने का काम किसका है? भ्रूणपोष का है। बीज के आधार पर ये जो एंडोस्पर्म जो है, यानी जो भ्रूणपोष के आधार पर बीज जो हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। बीज कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के हो सकते हैं। भ्रूणपोष के आधार पर बीज के प्रकार तो मोस्टली दो प्रकार हो सकते हैं। भ्रूणपोष के आधार पर बीज कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के। एक तो होते हैं भ्रूणपोषी बीज, एक होते हैं अभ्रूणपोषी बीज, यानी एंडोस्पर्मिक सीड, और एक होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अब नाम से पता चल रहा है भ्रूणपोषी, इसका मतलब वे बीज जिनमें भ्रूण को पोषण देते समय, भ्रूण को पोषण देने के बाद भी वे बीज जिनमें भ्रूण को पोषण देने के बाद भी भ्रूणपोष शेष बच जाता है, वो बीज कौन से हो गए? भ्रूणपोषी बीज। जैसे कोकोनट, वेट, मक्का, ये बीज कैसे होते हैं? भ्रूणपोषी बीज होते हैं। भ्रूणपोषी बीज वे बीज जिनमें भ्रूण को पोषण देने के बाद भी भ्रूणपोष शेष बच जाता है, वो भ्रूणपोषी बीज। दूसरे वे बीज जिनमें भ्रूण को पोषण देने के बाद भी भ्रूणपोष शेष नहीं बचता है, वे कौन सी बीज हो गए? नॉन एंडोस्पर्मिक बीज। एंड द वेरी बेस्ट एग्जांपल मटर। तो भ्रूणपोष के आधार पर ये हो गए बीजों के प्रकार। मोस्टली ये देखा गया है कि अभी हमने पढ़ा कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट हैं उनमें भ्रूणपोष का जो गुणिता स्तर है वो होता है 3n। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें भ्रूणपोष n
अगुणित होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह निषेचन के पहले बनता है, निषेचन के पहले बनता है, इसलिए ये क्या होता है? एन होता है, यानी अगुणित होता है। मोस्टली भ्रूणपोष जो है वो एंजियोस्पर्म प्लांट में 3 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से एंजियोस्पर्म प्लांट की अगर बात करें तो भ्रूणपोष 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? अगर इसके प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार हैं। एक तो होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष। कौन सा होता है? केंद्रकीय भ्रूणपोष, यानी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एक होता है कोशिकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष, यानी सेलुलर एंडोस्पर्म। और एक होता है हेलोबियल, हेलोबियल भ्रूणपोष। हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो मुख्य रूप से एंजियोस्पर्म प्लांट में 3 प्रकार के भ्रूणपोष देखने को मिलते हैं। केंद्रीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और हेलोबियल भ्रूणपोष। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हेलोबियल एंडोस्पर्म। एक एक का हम वर्णन पढ़ते हैं। पहला जो भ्रूणपोष है वो है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ये एक कॉमन टाइप का एंडोस्पर्म है, सामान्य प्रकार का। एक सामान्य प्रकार का अगर भ्रूणपोष जो है वो कौन सा होता है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। मोस्टली देखा गया है कि 56% एंजियोस्पर्म प्लांट में, 56% एंजियोस्पर्म प्लांट में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है। मोस्टली देखा जाए तो जैसे कैलोट्रोपिस, मालवा इत्यादि प्लांट में, कोकोनट इत्यादि प्लांट में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। अब देखो किस प्रकार से न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनता है और किस प्रकार से इसका विकास होता है। तो ये मान के चलो आप क्या रहा होगा, अपने आप में एक एम्ब्रियो शैक रहा होगा। ये क्या रहा होगा? एम्ब्रियो शैक रहा होगा। तो जब हम ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो एम्ब्रियो शैक के भीतर जब फर्टिलाइजेशन वगैरह हो गया है, काम कंप्लीट हो गया है, तो और एंटीपोडल सेल्स वगैरह और जो सहायक कोशिकाएं वगैरह वो तो क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। और जब निषेचन हो जाएगा तो जायगोट, और जायगोट के बाद में क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। तो हम ये मान के चलेंगे ये क्या बना रहा होगा? ये भ्रूण रहा होगा। ये क्या रहा होगा? भ्रूण रहा होगा। और ये क्या रही होगी? ये पेन रही होगी। ये क्या रही होगी? पेन रही होगी। तो जब ये पेन है और ये एम्ब्रियो शैक है, ये मान के चलेंगे ये क्या थी? ये कंप्लीट एम्ब्रियो शैक था। ये मान के चलो आप, ये क्या था? कंप्लीट एम्ब्रियो शैक था। और ये मान लो कि माइक्रोपाइलर, ये मान लो कि चैलाजा है और ये माइक्रोपाइलर चैम्बर है। तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर रही होगी। जब काम कंप्लीट हो गया तो ये क्या हो गई? डिजनरेट हो गई। तो इसके द्वारा क्या बन गया? पेन। इसके द्वारा क्या बन गया? पेन। और जब ये भी क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे डिजनरेट। तो इस एक एग सेल से क्या बन जाएगा आगे? जाइगोट, और जाइगोट से एम्ब्रियो। तो इस एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 ही स्ट्रक्चर बची हैं, पेन और एम्ब्रियो। तो ये अगर एम्ब्रियो सैक है, ये अगर एम्ब्रियो सैक है तो ये पेन और ये भ्रूण। तो इस पेन से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से ही आगे क्या बनेगा? भ्रूणपोष का निर्माण होगा। तो इसमें आगे न्यूक्लियर डिवीजन होगा। इसमें क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन। और न्यूक्लियर डिवीजन भी कैसा होगा? मुक्त केंद्रकीय विभाजन होगा। कैसा होगा? मुक्त केंद्रकीय विभाजन होगा। और हमें पता है कि जब मुक्त केंद्रकीय विभाजन होता है तो एक केंद्रक से बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शायद कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर रही होगी। ये मान लो एम्ब्रियो है,
तो बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। ये देखो बहुत सारे न्यूक्लियस क्या हो गए, बन गए, बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। जब बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए हैं, कुछ समय बाद में ये न्यूक्लियस जो हैं वो पेरीफेरी के ऊपर जमा हो जाते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये एम्ब्रियो रहा होगा, ये एम्ब्रियो रहा होगा, और ये सारे के सारे क्या हो गए, पेरीफेरी के ऊपर जमा हो गए, और बीच में क्या बन जाती है, एक रिक्तिका बन जाती है। बीच में क्या बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है। और बहुत समय बाद में, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मुक्त केंद्रीय की विभाजन ही हुआ है, ये विभाजन अपने आप में कौन सा विभाजन है, कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन है। और हमें पता है कि पहले केंद्र की विभाजन और बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन। तो यहाँ तो सिर्फ केंद्र की विभाजन ही हो रहा है, लेकिन बहुत समय बाद में यहाँ पर भित्ति निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, भित्ति निर्माण हो जाता है। बहुत समय बाद में क्या हो जाता है, भित्ति निर्माण हो जाता है। और जब बहुत समय बाद में भित्ति निर्माण हो जाता है तो कंडीशन हमें कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है। ये एम्ब्रियो रहा होगा, ये एम्ब्रियो रहा होगा, और ये क्या हो गई, रिक्तिका, और ये क्या है, न्यूक्लियस है। और ये पेरीफेरी से लेकर के सेंटर की तरफ इस प्रकार से मतलब परिधि से और केंद्र की तरफ क्या हो जाता है, भित्ति निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार की भित्ति निर्माण को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल बोलते हैं। सेंट्रीपिटल भित्ति निर्माण बोलते हैं, जो कि किधर है, परिधि से केंद्र की तरफ। तो इस प्रकार का जो एंडोस्पर्म है, इस प्रकार का जो एंडोस्पर्म है, इस प्रकार का एंडोस्पर्म न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। और मोस्टली सबसे बेस्ट एग्जांपल जो इसका है वो है कोकोनट का। कोकोनट का जो पानी वाला जो भाग है, जो द्रव लिक्विड वाला जो पार्ट है, स्टार्टिंग में जब नारियल कच्चा था, लिक्विड वाला जो पार्ट था वो अपने आप में कौन सा है, यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है। यहाँ पर कौन सा डिवीजन हुआ है, न्यूक्लियर डिवीजन। तो यहाँ पर हमें लिक्विड वाले पार्ट में कौन क्या दिखाई देते हैं, मुक्त केंद्रीय की विभाजन देखने को मिलते हैं, मुक्त केंद्रीय विभाजन देखने को मिलते हैं। और जब बहुत समय बाद में इस कोकोनट में भित्ति निर्माण हो जाता है, क्या हो जाता है, बहुत समय बाद में यहाँ पर भित्ति निर्माण भी हमें देखने को मिलता है। तो जो कोकोनट का जो लिक्विड वाला जो स्टार्टिंग वाला पार्ट था वो एक मुक्त केंद्रीय की विभाजन के द्वारा यहाँ पर हमें बहुत सारे केंद्रक दिखाई देते हैं, और यहाँ पर हमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। जबकि भित्ति निर्माण जब हो जाएगा तब हम आगे जो पढ़ेंगे कोशिकीय भ्रूणपोष, तो यहाँ पर हमें बहुत देर बाद में कोशिकीय भ्रूणपोष भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का जो एंडोस्पर्म है वो कौन सा होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। नेक्स्ट सेलुलर एंडोस्पर्म। नेक्स्ट कौन सा है, सेलुलर एंडोस्पर्म। दो नंबर है सेलुलर एंडोस्पर्म। कोशिकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष लगभग 25% एंजियोस्पर्म प्लांट में, 25% एंजियोस्पर्म प्लांट्स में इस प्रकार का भ्रूणपोष देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन व साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य विभाजन, केंद्र के विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन दोनों क्रियाएं साथ साथ देखने को मिलती है। दोनों क्रियाएं साथ साथ देखने को मिलती है। देखो किस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये क्या रहा होगा, एम्ब्रियोशक, ये क्या रहा होगा, एम्ब्रियोशक, और ये क्या रहा होगा, एम्ब्रियो, और ये क्या रहा होगा, पेन, ये क्या रहा होगा, पेन रहा होगा। तो आगे हमें पता है कि न्यूक्लियर डिवीजन भी और साइटोकाइनेसिस डिवीजन मतलब
कोशिका द्रव्य विभाजन भी, दोनों ही प्रक्रिया हमें साथ साथ दिखाई देती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये शायद एम्ब्रियो रहा होगा, और जब इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो एक केंद्रक ये, एक केंद्रक ये लो, और साथ साथ में कोशिका द्रव्य विभाजन भी, तो इस प्रकार से कोशिका द्रव्य विभाजन भी होगा। नेक्स्ट, जब आगे फिर से इसमें न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस डिवीजन होगा तो इस 2 से 4 बन जाएंगे। तो कंडीशन कुछ इस प्रकार से रही होगी, ये एम्ब्रियो है, 1 2 3 और ये लो 4। तो यहाँ पर देखो केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन साथ साथ दिखाई देते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या रही होगी? नेक्स्ट कंडीशन कुछ इस प्रकार से रही होगी, ये लो एम्ब्रियो, अब इसके 4 के कितने बन जाएंगे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये लो 8, इस प्रकार से। तो ये देखो स्टार्टिंग से लेकर के और लास्ट तक हमें कैसा दिखाई दे रहा है? कोशिकीय दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह एंडोस्पर्म, यह एंडोस्पर्म शुरू से अंत तक कोशिकीय रहता है, कोशिकीय रहता है। इस प्रकार का एंडोस्पर्म जो है, इस प्रकार का एंडोस्पर्म सेलुलर एंडोस्पर्म कहलाता है। इस प्रकार का एंडोस्पर्म सेलुलर एंडोस्पर्म कहलाता है। नेक्स्ट है हेलोबियल एंडोस्पर्म। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट जो एंडोस्पर्म है वो है हेलोबियल एंडोस्पर्म, हेलोबियल भ्रूणपोष। हेलोबियल एंडोस्पर्म, ये हेलोबियल भ्रूणपोष जो है ये न्यूक्लियर प्लस सेलुलर दोनों का मिश्रित रूप है, दोनों का मिश्रित रूप है। तो हम ये कह सकते हैं कि मोस्टली हमें पता है कि ये जो एंडोस्पर्म है ये 17% एंजियोस्पर्म प्लांट में पाया जाता है। कितने में पाया जाता है? 17% एंजियोस्पर्म प्लांट में देखने को मिलता है। मोस्टली जो मोनोकोट जो प्लांट हैं और उनका जो हेलोबियल गण के जो हेलोबियल गण के जो प्लांट हैं उनमें इस प्रकार का एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। तो ये एम्ब्रियो रहा होगा, ये क्या रहा होगा? एम्ब्रियो। और ये क्या रहा होगा? पेन। और ये एम्ब्रियो शैक रहा होगा, ये एम्ब्रियो शैक रहा होगा। तो देखो दोनों साथ साथ चलेंगे। तो यहां पर देखो न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस डिवीजन साथ साथ होते हैं। तो साथ साथ होते हैं तो कंडीशन क्या रही होगी? कंडीशन कुछ इस प्रकार से रही होगी। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर हमें कौन सा भ्रूणकोष दिखाई दे रहा है? सेलुलर। यहां पर हमें कौन सा दिखाई दे रहा है? सेलुलर एंडोस्पर्म दिखाई दे रहा है। यहां पर हमें कौन सा भ्रूणकोष दिखाई दे रहा है? सेलुलर एंडोस्पर्म दिखाई दे रहा है। अब आगे भित्ति निर्माण नहीं होगा, भित्ति निर्माण एक बार होना था वो हो गया। तो हम कह सकते हैं कि आगे भित्ति निर्माण नहीं होता है, सिर्फ मुक्त केंद्रीय विभाजन होंगे। क्या होंगे? मुक्त केंद्रीय विभाजन। जब मुक्त केंद्रीय विभाजन होंगे तो कंडीशन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। ये एम्ब्रियो रहा होगा और ये भित्ति निर्माण। अब यहां पर हमें बहुत सारे न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। तो बताओ ये कौन सा एंडोस्पर्म हुआ अपने आप में? न्यूक्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये कौन सा हुआ? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हुआ। आगे रिक्तिका का निर्माण हो जाता है, वैक्यूल बन जाती है। तो कंडीशन कुछ इस प्रकार से रही होगी, ये तो एम्ब्रियो हो गया, ये भित्ति निर्माण हो गया था, और ये यहां पर क्या बन गई? रिक्तिका बन गई। ये क्या बन गई? वैक्यूल बन गई।
और ये यहाँ पर सारे के सारे अभी अरेंज हो जाते हैं परिधि की तरफ, और कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमें यहाँ पर हेलोबियल एंडोस्पर्म में देखने को मिलता है। हेलोबियल एंडोस्पर्म में देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, हेलोबियल एंडोस्पर्म में हमें सेलुलर एंडोस्पर्म भी दिखाई दे रहा है और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये दोनों का मिश्रित रूप हो गया। तो ये कौन सा एंडोस्पर्म हो गया? हेलोबियल एंडोस्पर्म हो गया। और हेलोबियल एंडोस्पर्म जो है वो 17% एंजियोस्पर्म प्लांट्स में पाया जाता है। इसके साथ ही कुछ और स्पेशल नोट लगाकर मैं एक दो और लिख देता हूं आपको। कुछ फैमिली जो हैं, कुछ फैमिलीज में एंडोस्पर्म जो होता है, एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, जैसे ऑर्किडेसी, पोडोस्टिमेसी, स्टिमेसी और ट्रिपेसी। ये 3 फैमिली ऐसी हैं जिनमें एंडोस्पर्म जो होता है वो एब्सेंट होता है। अगर हम इसके कार्य की बात करें तो एंडोस्पर्म के जो कार्य हैं वो कार्य किस प्रकार के होते हैं? तो एंडोस्पर्म के कार्य हमें पता है कि एंडोस्पर्म विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। क्या देने का काम करता है? पोषण देने का काम करता है। तो स्टूडेंट्स, ये था एंडोस्पर्म के ऊपर एक वीडियो। आगे आने वाले टाइम में हम और भी अनेक वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तब तक आप बने रहें हमारे चैनल पर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।